तो हम बात करेंगे ओशियनोग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी के अंदर 2011 से लेकर 2022 तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन इज इंक्रीजिंग, वाई इज द फिनोमिना अ कॉज ऑफ कंसर्न। देखो भाई, ओशियनोग्राफी है ना, हमारे पास जो क्लाइमेटोलॉजी होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से हमको बनाने की जरूरत है, ट्रेंड को एनालिसिस करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। ओके, 2012 में क्वेश्चन आया था, हमको बताना है कि जो एसिडिफिकेशन है ओशन में वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, एक कंसर्न है हमारे पास। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सीरियस फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये भी सही बात है। द सर्वाइवल ऑफ सब एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जो होता है ना, वो एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट होगा बट एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा। क्यों भाई? सपोज करो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, है ना, वो फाइटोप्लैंक्टॉन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, एसिडिफिकेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ कम हो जाएगा। एंड फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ कम हो जाने से क्या होगा भाई, हमारे पास जो सल्फर का ये एमिशन करते हैं वो कम हो जाएगा। जब सल्फर का एमिशन कम हो जाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी कम नहीं होगा कि एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा, है ना। इट विल अफेक्ट इट दी, बट इट इज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, ला नीना इज एक्सपेक्टेड टू हैव कॉज रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। ला नीना जो है 11 में क्वेश्चन आया था, ला नीना जो है फ्लड कस करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो, हमसे ये पूछा गया है भाई, ला नीना कैसे डिफरेंट है एल नीनो से। 2011 में ये क्वेश्चन आया था। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। सपोज करो ये हमारे पास ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे ये इंडिया है। ठीक है, सो ला नीना में क्या होता है, यहाँ पे बारिश हो रहा है भाई, यहाँ पे बारिश क्यों हो रहा है, हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट है वहाँ पे बारिश क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, और कोल्ड वाटर कहाँ पे है, यहाँ पे है ईस्टर्न पैसिफिक में। ठीक है, तो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड वाटर टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वेयर एज एल नीनो is characterized by unusual warm ocean water in the equatorial Pacific Ocean। ठीक है, लानीना से हमारे पास क्या होता है, बोल रहा है भाई, लानीना से इंडियन ओशन में वार्म वाटर हो जाएगा। इंडियन ओशन वार्म वाटर मतलब ऑस्ट्रेलियन वाला, ये सेम सेम समझ रहे ना। तो यहाँ पे वार्म वाटर हो जाता है क्या लानीना में, बिल्कुल सही है, बट ये बोल रहा है कोल्ड वाटर होता है, तो गलत है भाई, बिकॉज तब वार्म वाटर होगा तभी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, एंड जब भी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तभी तो रेन होगा। तो आप सिंपल सी बात करो भाई, हमारे पास इंडिया में ला नीना की वजह से क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज वार्म वाटर आता है, एंड वार्म वाटर क्यों आता है, वार्म वाटर हमारे पास आता है, उसके से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ये उल्टा बोल रहा है यार, है ना। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक, है ना, इक्वेटोरियल पैसिफिक में यहाँ पे कोल्ड वाटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है, ये ला नीना वाला कंडीशन है, ये डायग्राम जो है। ओके, तो इक्वेटोरियल पैसिफिक में क्या होता है, ला नीना कंडीशन में हमारे पास अनयूजुअल कोल्ड वाटर होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट। भाई कैसे बोल रहे हैं नो इफेक्ट, है ना। ला नीना जो है ज़्यादा बारिश करता है, एल नीनो सूखा करता है, सो दोनों का इफेक्ट है भाई हमारे पास। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 2012 में क्वेश्चन आए थे भाई, हमसे पूछा है इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है वो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ला नीना एल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एसिडिफिकेशन छोटा सा है, बट इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, जैसे ओशन करंट्स हो गए, एंड हमारे पास ला नीना एल नीनो हर साल क्वेश्चन आ रहा है यार। रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट करता है हमारे पास जो ओशनिक करंट है उनको, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एंड हाई प्रेशर और एयर प्रेशर एंड विंड ये भी अफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स को। डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर ये भी क्या करते हैं भाई, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ओशन करंट होता है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करता है। एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन मतलब हमारे पास सारे ये हमारे पास ऑर्बिट हो गया, इसके अराउंड ये मूव जो करता है उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या रिवॉल्यूशन इसको अफेक्ट करता है, नो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, दैट इज आंसर नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया। 2013 में क्वेश्चन आया था। वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट्स, नो, जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट्स मीट करते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब वार्म एंड कोल्ड करंट आपस में मीट करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्टॉन्स का डिपोजिशन होता है ना, प्लैंक्टॉन्स का डिपोजिशन होता है। जब प्लैंक्टॉन्स का डिपोजिशन होगा तो मछलियाँ उनको खाने के लिए आएगी, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो न्यू फाउंडलैंड है यूएसए के अंदर, ओके, वो एक तरह से वहाँ पे कोल्ड वाटर एंड ओशन, वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर वहाँ पे मिल रहे हैं यार। तो क्वेश्चन 29 देखते हैं, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। तो 2015 में क्वेश्चन आया था, जो ईस्टवर्ड फ्लो होता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, वो क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया। सपोज करो ये इक्वेटर है, यहाँ पे हमारे पास एयर इस प्रकार से कुछ आ रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से कुछ एयर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ईस्टवर्ड फ्लो होता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट का, वो क्यों होता है, अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस की वजह से, नो। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स की वजह से, बिल्कुल सही है। बिकॉज दो इक्वेटोरियल करंट आपस में जब मूव करते हैं तो इस तरह से मूवमेंट जब होता है ना भाई, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो ये मूवमेंट हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में जो ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन में, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है ईस्टवर्ड फ्लो। क्योंकि यहाँ जब टकराएंगे ये, जब टकराने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से वापस जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट का फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, है ना। सपोज करिए पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे ये जापान हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गई, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जब इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है, इक्वेटोरियल करंट्स यहाँ पे जाके इस प्रकार से जब मिल रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब इस प्रकार से काउंटर करंट होते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे पानी का एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पानी का एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे पानी का एक्यूमुलेशन होता है। जब बहुत सारा पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो यहाँ पे वापस ये बैक, है ना, जब पानी बहुत सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, तो वापस ये पीछे आने लग जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं। So it is due to the convergence of the two equatorial currents, that is north and the south equatorial currents. डिफरेंस इन द साइंटिफिक वैसे भी नहीं होता है, ऑकरेंस ऑफ द बेल्ट नहीं होता। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास वेस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, वेस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, वाटर एक्यूमुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टाइड्स अकर इन ओशियंस एंड सी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमसे पूछा गया टाइड्स जो है वो क्यों होते हैं भाई, टाइड्स क्यों होते हैं, ये हमसे पूछा गया। टाइड्स अकर इन ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, सन का, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, मून का, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारे की वजह से हमारे पास यहाँ पे टाइड का फॉर्मेशन होता है। जो आप लोग सोचेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कैसे होता है, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टाइडल बल्ज आता है, टाइडल बल्ज। ये अर्थ होना है, यहाँ पे सपोज ओशियन ऐसे है, लेकिन हमारे पास अर्थ जब मूव करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे ऐसा हो जाता है, तो जो टाइड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल्स, हम लोग बात किसकी करनी है, इंडियन ओशन डाइपोल की बात करनी है, आईओडी की, इंडियन ओशन डाइपोल की बात करनी है। सम टाइम मेंशन इन द न्यूज़ वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया इंडियन ओशन मानसून के बारे, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में करेक्ट पूछा गया। 2017 में क्वेश्चन आया था। पहला है इंडियन ओशन फिनोमिना, इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। भाई ये इंडियन ओशन डाइपोल है तो इंडियन ओशन में चलेगा ना यार, पैसिफिक ओशन की बात कहाँ से आई, तो ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक के बीच में चलता है। ये इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक में चलता है। ईस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास इंडोनेशिया का जो कोस्ट है वो, और वेस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास जो अरेबियन सी का जो पोल है वो। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस अल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है वो रेनफॉल कराता है,
तो अगर पॉजिटिव इंक्लिनेशन डायपोल एल निनो के साथ यहाँ पे कोइंसाइड करता है तो हमारे पास जितना ज़्यादा इफेक्ट होता है एल निनो का डॉट वाला, उसको इफेक्ट के क्या कर सकता है, नलीफाई कर सकता है, फिर कम कर सकता है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव आईओडी फिनोमिना इट इज एसोसिएटेड विद एल निनो एंड नेगेटिव आईओडी फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद ला निना। भगवान का मैकेनिज्म बना के रखा है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ध्यान से हमारे पास ये याद रखना भाई, दुनिया के जो कोरल रीफ्स हैं, मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स जो है ना, एक कोरल रीफ्स में कंफ्यूज होता है ना, कोरल रीफ्स में और एक होता है कैल्प्स। तो कैल्प्स जो है वो कोल्ड वाटर में है, बट जो कोरल रीफ्स है वो वार्म वाटर में है, दैट इज बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कन्फ्यूजन कैसे होता है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। बिल्कुल सही बात है, ग्रेट बैरियर रीफ को सबने पता है यार। और रेड सी वाले जो रीजन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर एनिमल फाइला देन होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, कोरल रीफ्स के अंदर ज़्यादा एनिमल स्पीसीज देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर डाटा की बात करें तो दुनिया में हमें पास 33,000 एनिमल फाइलम स्पीसीज़ है, जिसमें से 25,000 कहाँ पे रहता है भाई, कोरल रीफ्स के अंदर रहता है। सो वी हैव मोर एनिमल फाइला स्पीसीज लिविंग इन द कोरल रीफ्स देन कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर। हमको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में। ओके, तो ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया भाई। तो करेक्ट क्या है देखते हैं। ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या, बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज जो ओशियन मीन टेम्परेचर होता है उसको 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म में डेप्थ में मेज़र किया जाता है। 26 डिग्री आइसोथर्म डेप्थ में 26 डिग्री आइसोथर्म में मेज़र किया जाता है, बट वो 129 मीटर में नहीं होता, इट इज़ अराउंड 50 to 100 मीटर्स के अंदर हमारे पास 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म मिल जाता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। OMT जो है ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च, क्योंकि न्यूज़ में था उस समय ओशियन मीन टेम्परेचर, इसलिए हमसे पूछा गया था और हमको पता भी नहीं चाहिए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी है। ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग मार्च एंड जनवरी कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। बिल्कुल सही बात है। ओशियन मीन टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ओशियन मीन टेम्परेचर को हमें पता करके हम ये बता सकते हैं कि उस साल बारिश होगी कि नहीं होगी। सो ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए न्यूज़ में रहता है, इसीलिए हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। तो हमने देखे भाई जो क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन देखे, तो हमारे पास 33 तक क्वेश्चन थे हमारे पास, 27 से शायद ना, हमारे पास 25 से लेकर 33 तक लगभग 8 क्वेश्चन पिछले 8 सालों में आए हैं। तो हमको ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं यार, इसीलिए हमको अच्छे से इस पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, अब हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी इसके बाद।